ठंड में सास बिना बहू का जुगाड़ू ससुराल। बाहर सर्दी लग रही है। इस स्वेटर में तो हवा भी पार हो रही है। माँ पापा तो हमारे लिए स्वेटर लेने गए हैं, दिल्ली कुछ नहीं आएगा। नहीं, माँ पापा मेरे लिए भी जरूर कुछ लाएंगे। अरे तुम्हारे लिए माँ पापा, लेकिन क्यों जर्सी लेकर आ रही है? तुम्हारी तो जर्सी, दस्ताने और मोजे सभी कितने अच्छे हैं, फिर तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? हाँ, हमारे लिए तो आएगा क्योंकि हम खास बच्चे हैं। तू तो सौतेली है, सौतेली। ऐसे क्यों बोल रहे हो? भले ही मेरी माँ सगी नहीं है, लेकिन बाबा तो है और तुम्हारे है, एक ही है ना। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ आप क्या लाई? मुझे दिखाओ ना मुझे। अरे आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, बैठने तो दो। अरे बच्चों की तो आंखें लग रही होंगी कि कब बाबा आएंगे और उनका सामान दिखाएंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये वाला कार्डिगन लाई हूँ, देखकर बताओ कि कैसा है। वाह माँ, ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। अरे ये वाला है मेरे राजा बेटे के लिए, ये लो। अरे वही तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया माँ। गोमती अपने बच्चों को कपड़े दिखा रही थी जो कि वो बाहर से लेकर आई थी। गोमती के बच्चे तो उसको देखकर खुश थे, लेकिन उसी खुशी के बीच रागिनी भी थी जो कांप रही थी। अपने बहन भाई के लिए सामान आता हुआ देखकर रागिनी ने भी हसरत भरी निगाहों से अपनी सौतेली माँ की तरफ को देखा और बोली, माँ बाबा, मेरा भी स्वेटर फटा हुआ है, इसमें से हवा पार हो रही है, सर्दी भी लग रही है। तो मैं क्या करूं? बोल। रुको एक मिनट, मुझे पूछने दो कि बात क्या है। क्यों री, क्या बोल रही है तू? माँ, मुझे भी इस स्वेटर में सर्दी लग रही है, ये जगह जगह से फटा हुआ है। आप मेरे लिए भी कुछ लाई हो क्या? क्या बोली तू? तेरे लिए कुछ लाई हूँ या फिर नहीं? है कौन तू? नहीं लाई तो कोई बात नहीं है माँ, आप बस मुझे मारना मत। मार खाने वाली बात करती है और फिर कहती है कि मारना मत। देखो ना पापा, आप मुझे कितना मारती हैं। आप माँ से कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि मुझे ना मारा करे? मैंने सब देखा है कि तेरी माँ ने तुझे क्यों मारा है। जब बदतमीजी करेगी तो फिर पिटेगी भी। आप बुरे हो, आप दोनों बहुत बुरे हो। रागिनी ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में चली गई और सारी रात बस वो रोती ही रही। रागिनी की छोटी लड़की थी जिसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। रागिनी की माँ की मौत हो जाने के बाद उसके बाप गणेश ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे कि रागिनी को एक सौतेली माँ और 2 सौतेले बहन भाई मिल गए। लेकिन वो सभी रागिनी से जरा भी प्यार नहीं करते थे और अपनी दूसरी पत्नी की बातों में आकर रागिनी का बाप भी उससे नफरत ही करने लगा था। ऐसे ही सालों तक सिलसिला जारी रहा और अब रागिनी बड़ी हो चुकी थी। रागिनी कहने को घर की बड़ी बेटी थी, लेकिन उससे कोई भी प्यार नहीं करता था और उसे घर में बस एक नौकरानी जैसी इज्जत दी जाती थी। काफी दिन हो गए हैं, आज तो सर धोकर नहा लूंगी। अगर मुझे एक बाल्टी भी गर्म पानी मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। अरे ये पानी तो गर्म आ ही नहीं रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने गीजर को बंद कर दिया है। लेकिन क्यों माँ, गीजर से ही नहाया जाएगा इतनी सर्दी में? आप मुझे ज्यादा नहीं तो मुझे बस एक बाल्टी पानी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अरे ओ महारानी, आपकी शान में क्या कहूँ। कुछ पता भी है कि गीजर का कनेक्शन कितना महंगा होता है। गैस सिलेंडर से गीजर चलता है और सिलेंडर कितना महंगा है जानती भी है। आई बड़ी गर्म पानी से नहाने वाली, चुपचाप जैसा पानी है उससे नहा। माँ, बाहर पाला पड़ रहा है और आप ऐसे मुझसे बोल रही हैं कि मैं ऐसे ही पानी से नहा लूं। बाहर सर्दी हो या फिर गर्मी, नहाना तो तुझे ऐसे ही पानी से पड़ेगा। माँ, माना कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक इंसान ही ना। हाँ तो ठीक है माँ, अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कि मैं आपका खर्चा करवा दूंगी बस एक बाल्टी गर्म पानी करने में, तो चलो, मैं नहाती ही नहीं हूँ, ये ठीक है? नहीं, कतई भी ठीक नहीं है। तू कितनी गंदी हो रही है और तू मेरी रसोई का भी काम करेगी, घर में भी सभी जगह टहलेगी। तुझे लगता भी है कि मेरे माथे पर पागल लिखा हुआ है जो तुझे ऐसे ही घर में घूमने दूंगी? तू नहाएगी और तभी तू घर का कोई काम करेगी और तुझे खाना मिलेगा। गोमती रागिनी को ऐसे ही सताती थी। आज भी अपनी माँ की धमकियों को सुनकर रागिनी के होश उड़ गए। अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो सर्दी में ठंडे ओला जैसे पानी से नहा ली, जिससे कि उसकी हालत खराब हो गई। हे भगवान,
ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। एक काम करती हूँ, जल्दी से हॉल में लगे हुए हीटर पर खुद को सेक लेती हूँ, उससे मुझे अच्छा लगेगा। रागिनी कांपते हुए अपने घर के हीटर पर पहुंच गई और वहां अपना शरीर सेकने लगी कि तभी वहां उसकी छोटी बहन आ गई और अरे माँ देखो ये क्या कर रही है। क्या कर रही है? देखो तो सही दादी, अम्मा अपना शरीर सेक रही है, जैसे कि ये हीटर इसकी मरी हुई माँ ने यहाँ आकर लगाया हो। अभी बताती हूँ इसको। माँ रहने तो मैं बताती हूँ इनको तो। नीलम ऐसे बोलकर रागिनी के पास चली गई और उसने जमीन पर बैठी हुई रागिनी को एक लात मारी। ये क्या नीलम, क्यों मार रही हो? बहना, यहाँ से हीटर तुम्हारी माँ लगा कर नहीं गई है, समझ आया? उठो और सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर उनको साफ करो। नीलम, मैं अभी उठ जाऊंगी, प्लीज तू मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं अभी ठंडे पानी से नहा कर आ रही हूँ। ओहो, कमसिन कली नहा कर आ रही है तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं पता, जाकर बर्तन धो। नीलम ने रागिनी की एक नहीं समझी और उसके आखिर उसने बर्तन धोने को भेज ही दिया। पानी बहुत ही ठंडा था और पानी में हाथ डालते ही रागिनी की कपकपी छूटने लगी। हे भगवान, कितना ठंडा पानी है, मेरा तो हाथों का खून भी रुक गया है। बहना, काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों करती हो तुम सब भी मेरे साथ ऐसा? क्या गलती है मेरी? अपनी माँ के साथ तो क्यों नहीं मरी, यही गलती है तेरी, समझ आया? चल अब अपना काम कर। रागिनी बेचारी बस होठ सिलकर सारे काम कर दिया करती थी। कुछ ही देर में उसके बर्तन धुल गए, जिसके बाद वो अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसे गोमती ने बुलाया। हाँ बोलो माँ जी। बड़ी सर्दी लग रही है, तो फिक्र मत कर, अभी मैं तुझे ऐसा काम बताऊंगी कि तेरी सारी सर्दी उड़नचू हो जाएगी। रागिनी ने गोमती को एक अच्छी उम्मीद के साथ देखा और तभी गोमती ने उसे काम बता दिया। हाँ तो ये काम ये है कि तुझे बाहर से सब्जी लानी है, चले करा। माँ, मुझे लगा था कि आपको मेरे ऊपर रहम आ गया है, लेकिन आप तो बस मेरी जान लेने वाली ही बात कर सकती हैं। वो तो है ही, तू मेरी सौतेली बेटी है, सगी थोड़ी है, तो उम्मीद औकात के हिसाब से लगानी चाहिए। गोमती की बात सुनकर रागिनी बस नीचे की उदास होकर मुस्कुरा दी और वो बाहर से सब्जी लेने को भी निकल गई। रागिनी के तन पर कोई कार्डिगन नहीं था, वो कांपते हुए आगे बढ़ने लगी। मेरे बाबा ने दूसरी शादी क्यों की थी? मेरी जिंदगी को नरक बनाने के लिए? बाबा को तो मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी सौतेला है। हे भगवान, सर्दी की हवाएं अंदर से शरीर चीर रही है, लेकिन रागिनी अब तो तू इस सब की आदत बना ले, क्योंकि ये सब तो तेरे साथ अब रोजाना होगा ही। बचपन से बस हर एक अत्याचार की आदत ही तो बनाती आई हूँ। रागिनी बेचारी ने ऐसे ही अपने दिल को समझा लिया। उसका मायका उसके लिए किसी नरक से कम नहीं था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और आज के दिन गोमती अपने जैसे ही चालाक औरत शांति से बात कर रही थी। अरे गोमती, तेरी सौतेली बेटी घोड़े जैसी हो रही है, तुझे उसकी शादी नहीं करनी है? क्या बताऊं, बसा एक मैं शांति बहन, वो मेरी सगी नहीं है ना, तो उसके तो आराम को सोचने से भी मुझे नफरत सी हो रही है। जानती है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस बोझ को पाने ऊपर से टाल दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर ससुराल अच्छा निकल गया तो अरे इसका इलाज तो मेरे पास है गोमती बहन। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर तुम्हारी रागिनी की जिंदगी एकदम खराब हो जाएगी, मतलब मोटे से शब्दों में कहो तो जीना हराम हो जाएगा। कौन सी जगह है? यहाँ से कुछ दूरी पर पुरानी बस्ती है ना, जहाँ बड़े ही गरीब गरीब लोग रहते हैं। वहाँ एक परिवार है, उसको कहते हैं सीमा जी का घर। लेकिन मजे की बात बताऊं, उस घर में कोई औरत नहीं है। बेचारी औरत थी सीमा जी, लेकिन बताते हैं कि टीबी की मरीज होकर उनकी मौत हो गई। अब घर में 6 या 7 बस आदमी हैं। अब तुम सोचो, उस जगह किसी की भी बेटी शादी करना चाहेगी? बस मर्दों के भरा हुआ ससुराल। सुनकर तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। गोमती चाहती थी कि रागिनी कहीं पर भी सुकून से न रह पाए, इसलिए उसने अपने ऐसे परिवार में शादी करने का सोच लिया था जहां कोई औरत ही नहीं थी, और अब वो अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाली थी। वाह, चुक चुक जिए शांति जी, भगवान उनकी जिंदगी में हमेशा शांति रखे। क्या जगह बता कर गई हैं, एकदम भूखे नंगे लोग हैं और बस मर्द ही मर्द। ऐसे में तो मेरी सौतेली औलाद कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, और यही मुझे चाहिए भी। अब तो रागिनी की शादी मर्दों से भरे हुए घर में ही तय होनी है। गोमती जो सोच ले उसको करके रहती थी। उसने रागिनी की शादी का मन से करने को बनाया था, तो उसने ऐसा किया भी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रागिनी की शादी युग से हो गई
और अब रागिनी अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं लगता है। खैर, मैं अपनी सौतेली माँ से और उम्मीद भी क्या ही कर सकती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ऐशो आराम का ससुराल थोड़ी ही देखती। रागिनी, तुम थक तो नहीं रही हो ना? नहीं। अरे अभी बस दादाजी गृह प्रवेश के थाल लेकर आ ही रहे होंगे, फिर तुम गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाना। दादाजी? अरे बहू रानी, थकी तो नहीं है ना? नहीं दादा ससुर जी। ये हुई ना मेरी बहादुर बहू वाली बात। आजा, अब तू घर के अंदर आजा। महेश का बर्ताव रागिनी को काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी भी किसी औरत को ना देखकर वो हैरान ही थी। रागिनी कंफ्यूज से ही घर में आ गई और बहुत बहुत स्वागत है बहू रानी, बहुत बहुत स्वागत है। कितने दिनों के बाद घर में किसी लक्ष्मी के पांव पड़े हैं। आज तो जश्न का दिन है। ससुर जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? यहाँ कोई औरत क्यों नजर नहीं आ रही है? बहू तू जानती नहीं है, हमारे घर में कोई औरत नहीं है और ये आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। ये तेरा बिना सास और बिना किसी औरत का ससुराल है। क्या? देखो रागिनी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे परिवार में कौन कौन है। ये है हमारा पूरा परिवार। ये हैं तुम्हारे ससुर जी रमेश, ये हैं ताया ससुर जी सुरेश, ये हैं तुम्हारे दादा ससुर महेश, ये हैं तुम्हारे जेठ राकेश, ये हैं दोनों देवर ऋषभ और अनिल, और मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो। क्या इस छोटी सी झोपड़ी में मुझे अपने पति से अलग इतने सारे आदमियों के बीच रहना पड़ेगा, वो भी बिना किसी औरत के? हे भगवान, मुझे तो सोचकर भी चक्कर आ रहा है। मैं यहाँ सब कुछ कैसे संभालूंगी? रागिनी का यही सोच सोच करके उसके घर में कोई औरत नहीं है दिमाग चकरा गया और वो वहीं खड़े खड़े बेहोश होकर गिर गई। रागिनी, रागिनी! अरे रागिनी को क्या हो गया? अरे इसको उठा योग। सभी घर में एकदम से परेशान हो गए। रागिनी बेहोश थी। उसको जल्दी से उठाकर युग ने पलंग पर लिटाया और सभी ने उसके ऊपर पानी मारा। बाबा, भैया, क्या हुआ है भाभी को? अरे इतने सालों का मेरा तजुर्बा बेकार नहीं है। बहू को कोई औरत ना होने की वजह से टेंशन हुई है और उससे ही अचानक से वो बेहोश हो गई। अब सुनो मेरी बात, अब हम बस मर्द मर्द नहीं है, हमारे घर में एक औरत भी आ गई है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि रागिनी यहाँ हमेशा खुश रहे। उसके साथ सभी अच्छे से बर्ताव करना। हमेशा से मर्द समाज बेइज्जत होता आया है। तुम कोई ऐसा काम मत करना कि हम समाज से नजरें न मिला पाए। दादाजी, इतने वक्त के बाद तो कोई औरत हमारे घर आई है। आप जानते नहीं हो कि रागिनी के आने से हम सभी कितने ज्यादा खुश हैं। हम उसको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून है। तो चलो अब सभी बहू के पास से आ जाओ। सुबह तक ये जाग जाएगी, तब हम इससे बात करेंगे। महेश की बात को सुनकर घर के सभी मर्द रागिनी के पास से हट गए। कुटिया तो छोटी सी थी, लेकिन फिर भी सभी ने रागिनी से 1 गज की दूरी बनाई और वहां अपना बिस्तर लगाकर उन सभी ने अपनी नींद को पूरा किया। ऐसे ही अगली सुबह सुबह हो गई। क्या वक्त हुआ होगा? वैसे मानना पड़ेगा, मेरी जान की दुश्मन मेरी माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे परेशान करने में। कुछ और नहीं, शादी भी की तो ऐसी जगह जहाँ मैं कभी भी चैन नहीं ले पाऊंगी। नमस्ते भाभी माँ, आप उठ गई? अरे आप आराम से जो कर रही हैं कर लो, मैं जा रहा हूँ। आराम अब मेरी जिंदगी में बचा ही कहाँ है। जो भी है, अब तो यही मेरा घर है। नहाने चले जाती हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि कैसी बहू है, नहाती भी नहीं है। रागिनी कपड़े लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि सभी घर के आदमी सुबह सुबह कुटिया के बाहर सर्दी में धूप सेक रहे हैं। अरे उठ गई बहू रानी, क्या ढूंढ रही है? हाँ, वो मैं नहाने के लिए। अरे हाँ, यहाँ है ना हमारा स्नान घर। ये देख, उल्टे हाथ पर। क्या ये? हे भगवान, बिना किसी दरवाजे के ये कैसा स्नान घर है जिस पर बस पर्दा है? इसमें कोई आ गया तो? आओ रागिनी, तुम घबराओ नहीं, मैं खड़ा हूँ पर्दे के पास, कोई अंदर नहीं आएगा। युग की बात सुनकर बिना कुछ बोले रागिनी अपने स्नान घर में चली गई, जहां उसने देखा कि उसमें 2 मटके लगे हुए थे। एक छोटा मटका ऊंचाई पर था जिसमें सुराख थे और एक बड़ा मटका था जो नीचे रखा हुआ था और उससे एक पाइप निकलकर छोटे मटके में को जुड़ रहा था। युग जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये हमारा सर्दी में पानी को गर्म करने का जुगाड़ है। तुम ठंडे पानी से मत नहाना, अभी बाहर आ जाओ, इसमें तो बस 10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। युग के बोलने पर रागिनी बाहर आ गई।
बाहर आकर उसने देखा कि युग ने बड़े मटके में पानी डाला और उसके नीचे आग जला दी। रागिनी को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में पानी गर्म होने लगा और प्रेशर से पानी पाइप में भी जाने लगा, जिससे सुराख वाले मटके से पानी नीचे गिरने लगा और वो नहाने का अच्छा जुगाड़ बन चुका था। रागिनी आ जाओ, देखो पानी गर्म हो चुका है, नहा लो, मैं खड़ा हुआ हूँ। युग की बात को सुनकर रागिनी नहाने को चली गई। रागिनी को अपने ससुराल का जुगाड़ू दिमाग काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला और अटपटा लगा था। ये इन लोगों ने खूब जुगाड़ लगाया कि इस तरह से 2 मटकों की मदद से ये गीजर का काम निकाल सकते हैं। काफी ज्यादा तेज लोग हैं। कुछ ही देर में रागिनी नहाकर बाहर आ गई और अब बारी थी उसकी पहली रसोई बनाने की। रागिनी अपने घर की रसोई में गई, जहां एक कोने में गैस चूल्हा और खाली सिलेंडर रखा हुआ था। रागिनी जाकर उस खाली गैस चूल्हे को जलाने लगी कि तभी उसके पास उसका देवर अनिल आया। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? मैं खाना बनाने को आई हूँ। हाँ तो भाभी, खाना यहाँ पर नहीं बनेगा। हमारे घर में ये रसोई तो बस माँ की याद की वजह से बनाई हुई है, नहीं तो हम लोग खाना बाहर बनाते हैं। आप आओ इधर। रागिनी अनिल के पीछे पीछे आ गई। जहाँ देवर जी, कहाँ है चूल्हा? ये देखो भाभी, ये रहा चूल्हा। ये चूल्हा है? लेकिन रागिनी चूल्हे की हालत को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां चूल्हे की जगह कटी हुई बाल्टियां थी, जिनमें साइड में बड़े बड़े सुराख हो रहे थे। अनिल ने उन सुराखों में थोड़ी लकड़ी डाली और उन बाल्टियों में आग जला दी। आग की लपटें जब ऊपर तक आईं तो अनिल ने उसके ऊपर एक जाली को रख दिया और रागिनी उसके ऊपर खाना बनाने लगी। बड़े जुगाड़ू लोग हैं। ये चूल्हा तो बढ़िया है, इसमें ना आग जलाने की मेहनत लगी और ना ही ये सर्दी की मोहताज है। अब तो देखते ही देखते मुझे मेरा ससुराल ठीक लग रहा है। आखिर यहाँ सभी मुझसे कितने अच्छे से पेश आ रहे हैं। रागिनी ने ऐसे ही बोलते हुए खाना बनाया, जिसको खाने को कुछ ही देर बाद सभी लोग आ गए और उन्होंने खूब तारीफ करते हुए खाना खाया। अरे बस जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है बहू, तूने इतना अच्छा खाना बनाया है, सच्ची। शुक्रिया दादा ससुर जी। अरे बहू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। महेश की बात को सुनकर रागिनी बस मुस्कुरा दी। ऐसी कुछ दिन और गुजरे और अब रागिनी के घर के मर्दों ने काम पर जाना शुरू कर दिया था। आज के दिन रागिनी घर में अकेली थी कि सफाई करते हुए उसकी शॉल एक खूंटी में अटक गई और उसमें फंसकर उसके टांके खुलने लगे। जब तक रागिनी का ध्यान गया तब तक आधी शॉल खराब हो चुकी थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी शॉल तो पूरी खराब हो गई है। तभी तो मैं कहूँ कि मुझे सर्दी क्यों लग रही थी। अरे नहीं, ये तो पूरी खुल गई है। अब इसका क्या करूं? मुझे पोंछे के कपड़े की जरूरत है, तो इससे मैं पोंछे का कपड़ा बना लेती हूँ। रागिनी ऐसे बोलकर शॉल को जमीन पर बिछाकर काटने ही वाली थी कि तभी वहां उसका जेठ राकेश आ गया और वो बोला, अरे अरे रागिनी, तुम इस अच्छी खासी शॉल को क्यों काट रही हो? अरे जेठ जी, आप कुछ नहीं। मुझसे घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। ये शॉल तो तुम्हारी है, तो इसको काट क्यों रही हो? वो ये शॉल खुलकर खराब हो गई है, इसलिए मैं इसको काट रही थी। जरा मुझे दिखाओ। अरे ये खराब नहीं हुई है, बस जरा सा इसका धागा खुल गया है। ये तो फिर से सही हो जाएगी। देखो तुम्हें मैं इसको दोबारा से बुनकर बताता हूँ। इसको पहले ऐसे उंगली में डालो, फिर ऐसे, अब इधर से निकालो और फिर ऐसे डालो और ये देखो बुनाई होनी शुरू। क्या बात है? क्या एक बार मैं ये करके देखूं? हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं बताता हूँ और तुम करो। राकेश ऐसे ही रागिनी को बताने लगा और रागिनी हाथों में ही जुगाड़ से अपनी शॉल को सही करने लगी। रागिनी अब अपने ससुराल में कंफर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो बुनती रही और बातों बातों में उसने अपने जेठ से पूछा, जेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, माँ जी का देहांत कैसे हुआ और आप लोग शुरू से ही इतने गरीब हो या अब हो गए? अच्छा सवाल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे इतने जुगाड़ू होने और माँ की मौत का क्या राज है। सुनिए रमेश जी, मेरे भाइयों ने जो कुछ भी दिया है, ये पक्का घर या फिर ऐशो आराम, वो सब आपकी मौज मस्ती के लिए नहीं था, बल्कि वो इसलिए था कि आप उससे कोई काम करो और काम करके इस सबको आगे बढ़ाओ और अपने परिवार के लिए कमाओ। अगर मैं चली गई तो मेरे भाई आपसे सब कुछ ले लेंगे और फिर आप सभी कहाँ जाओगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा सीमा, और मैं कोई काम जरूर करूंगा, तुम्हारी सौगंध। मुझे अच्छी जिंदगी तो मेरे भाइयों की वजह से मिली, लेकिन मौत मुझे सुखाली की बस आप दे सकते हो। मुझे जानलेवा बीमारी है, हो सकता है कि मैं बच जाऊं या हो सकता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन आप मेरे पीछे मेरे बच्चों को जरूर अच्छे से पालना। सीमा की ऐसे बोलकर आंख लग गई, वो भी ऐसी आंख की अब सीमा किसी के जगाई नहीं जागने वाली थी। एकदम से हवेली में कोहराम मच गया। सीमा के भाइयों ने आकर उसका अंतिम संस्कार किया और जीजा जी, हमारी बहन को तो अच्छी जिंदगी हमने दे दी,
लेकिन आपके इस निकम्मेपन ने उसे बहुत सताया। जब तक हमारी बहन जिंदा थी आप भी मौत से जी लिए, लेकिन अब नहीं। अब यहाँ से हमारी बहन जा चुकी है, अब यहाँ कोई हमारा अपना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अरे लेकिन साले जी मैं कहाँ जाऊंगा? भले ही सीमा नहीं रही लेकिन उसकी औलादें तो है ना, उनको लेकर कहाँ भटकूंगा? मेरी बहन के मरने से पहले यह ख्याल नहीं आया था कि कहाँ जाओगे? अब निकलो यहाँ से। उस दिन हमारे बाबा फिर हमें यहाँ इस जमीन पर लाए। हमारे पास कुछ नहीं था, ना अच्छा घर ना पैसे। फिर बाबा और ताऊ जी ने मिलकर जुगाड़ लगाया और ये घर बनाया, और बस तभी से हम लोग भी जुगाड़ू हो गए। आपके साथ तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। आपने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन आप सभी से अभी भी कमाने के तरीके नहीं आए हैं। आप जुगाड़ू बेशक हो, लेकिन चालाक कतई भी नहीं हो। क्या मतलब? मतलब आपके हाथ में जुगाड़ों का ही सही हुनर तो है, लेकिन उससे आप पैसा कैसे कमाएंगे इस चीज का आपको नहीं पता। आने दो सभी को, शाम को आप सबसे मैं बात करूंगी। रागिनी की बात राकेश को समझ तो नहीं आई, लेकिन वो शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को जब सभी आ गए तब रागिनी ने उनके बीच बैठकर बात की। पहले मैं आप सभी से घबरा रही थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं जान गई हूँ कि आप लोग ही मेरा परिवार हो, और परिवार की इकलौती औरत होने के नाते मैं आपको एक सलाह दूंगी। आप लोग जो काम या कोई जो जुगाड़ बस खुद के लिए करते हो, उन्हें आप बेचने लग जाओ। अरे क्या मतलब बेटिया? मतलब ये है दादाजी कि जैसे बाबा और बड़े बाबा दोनों दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं, तो कैसा रहेगा अगर ये इसी के साथ अपना भी खेत बना लें। घर के आगे की जमीन खाली है तो यहाँ मौसमी सब्जी जैसे गाजर, मटर, गोभी वगैरह उग सकती है। बाकी युगजी तो थोड़ा बहुत लिखना आता है, तो खाली घूमने से अच्छा है कि ये किसी सेठ के यहाँ लग जाएं। बस कलम चलानी पड़ेगी और युगजी को उसके पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही जेठ जी बुनाई करना जानते हैं, तो वो कुछ बुनकर बेचने लगे। सर्दी का मौसम है तो लोग खरीद लेंगे। ऋषभ और अनिल जी को मैंने घर के लिए छत पर उपले बनाते हुए देखा है, तो ये उपले बनाकर बेचने लगे। ये चीज खूब बिक जाएगी, लेकिन आप कोशिश तो करो। ये सब तुम्हें जितना आसान। अरे नहीं योग, घर की लक्ष्मी अगर कुछ बता रही है तो उसकी बात को मान लो। हो सकता है घर की समृद्धि रागिनी के आने में ही छुपी हो। ठीक है दादा, तो फिर कल से करते हैं। हाँ हाँ करके देखिए। आपके वारे न्यारे ना हो गए तो मेरा नाम बदल देना। घर में थोड़ी सी मटर पड़ी हुई है, कल को मैं उसी के दाने बो दूंगी। बाकी जैसे जैसे सब्जियां घर में आएंगी वैसे वैसे खेती होती रहेगी। रागिनी की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। ऐसे अगला दिन भी निकला और आज रागिनी के घर में सभी एक नई शुरुआत करने वाले थे। रागिनी ने सुबह ही अपने खेत में मटर के दाने बो दिए। वहीं दूसरी तरफ अनिल और ऋषभ भी अपने गांव में से गोबर मांग लाए और उसमें से उपले बनाने लगे। भाभी माँ, वैसे ये उपले हम बनाकर अब कल ही बेच पाएंगे, आज तो क्योंकि ये सूखेंगे नहीं। कोई नहीं देवर जी, थोड़ा सा गोबर तो देना, खेत में खाद बतौर डाल दूंगी। मैं काम ढूंढने को जा रहा हूँ। मन लगाकर काम करना। रागिनी, मैं आज बस शॉल ही बनाऊं क्या? जी जेठ जी, सभी ने शुरुआत तो कर दी है, अब कल को सभी का काम शुरू होगा। रागिनी ने आते ही घर के हालातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक दिन और गुजरा और आज के दिन राकेश, योग, अनिल, ऋषभ, सुरेश और रमेश सभी काम पर लग चुके थे। बहू, खेत को पानी तो दे दिया है, अब क्या करें? ये लीजिए ससुर जी, ये 4 दिन पुरानी सब्जी के छिलके हैं। सोचा था बाद में फेंक दूंगी, लेकिन ये अब काम में आ जाएंगे। ये लीजिए, इनको खेत में डाल दीजिए। और ये और ले लीजिए, ये गाजर के टुकड़े हैं, इनको ही बो दीजिए। बाबा, इनसे फसल अच्छी आ जाएगी। सुरेश और रमेश ने गाजर के टुकड़े भी बोए और खाद के तौर पर गोबर और सड़ी हुई सब्जी के छिलके भी डाले। वहीं अनिल और ऋषभ ने बाजार में उपले बेचने का काम शुरू किया। इन उपलों में मिलावट नहीं है, शुद्ध गोबर के बने हुए हैं। ले जाइए, 20 रुपए का एक है। 20 का एक है और 50 में 3 मिलेंगे। एक तरफ वो ऐसे बेच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ, ये घर में ही बुना हुआ है। सच्ची? हाँ जी, मैं ऑर्डर पर भी बना दूंगा। बोलिए क्या है बनाना है? 500 रुपए में बनेगा, ठीक है? राकेश का काम भी अच्छे से ही हो रहा था। ऐसे ही युग भी एक सेठ के घर में लगा हुआ था और रागिनी भी खेत में फसल बनाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही देखते देखते महीनों निकल गए और अब जाकर रागिनी के घर के हालात सही हो चुके थे। उसके घर वालों ने एक छोटा लेकिन पक्का घर बना लिया था और उनके फसल का काम, उपलों का काम और बुनाई वगैरह सारे काम चल निकले थे। और आज के दिन यकीन नहीं होता, जहां आप सभी की कमाई मिलकर भी इतनी नहीं होती थी, वहां अब एक की उससे ज्यादा है। इसको कहते हैं मेहनत, और मेहनत का फल जरूर ही मिलता है।
अरे बहू, तू हमारे घर में लक्ष्मी की तरह ही आई। देख, घर की काया ही पलट हो गई। अब पक्के घर में सभी की पहली तनख्वाह आई है। अपनी माँ को इसकी मिठाई तो खिला कर आ जा। जी। रागिनी ऐसे बोलकर अपनी माँ को मिठाई खिलाने को युग के साथ अपने मायके पहुंची। उसके तन पर अच्छे कपड़े थे, उसका रंग भी खिला हुआ था। उसको देखकर गोमती का मूड खराब हो गया। रागिनी तो? हाँ माँ, आपको अपने परिवार की जीत की मिठाई खिलाने को आई हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे ऐसे लोगों में भेजा जहाँ मेरी जरूरत थी और मुझे उनकी। ये लो माँ, मिठाई खाओ मेरी खुशियों की। चलती हूँ। रागिनी गोमती से कुछ नहीं बोल पाई और गोमती बस उसे देखती रह गई। इस तरह से अब गोमती चाहकर भी रागिनी को नहीं सता सकती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।